नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊँगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ घटना सूत्र। अभी तक हमने पढ़ी क्लास 6 और क्लास 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अब हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए हमने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन क्लास 8 की ज्योग्राफी। अब हम इसमें देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स। तो हम सबसे पहले मूव ऑन करते हैं चैप्टर 1 की ओर। तो चैप्टर 1 है रिसोर्सेज। चैप्टर में सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या क्या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन से रिन्यूएबल होते हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कौन से यूबिक्विशियस होते हैं, कौन से लोकलाइज्ड होते हैं, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो ग्लॉसरी में दिया हुआ है छोटा सा, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। और इस तरीके से हम अपना फिनिश करेंगे चैप्टर 1। और इसमें हमने कुछ पीवाईक्यूज भी डील किए हुए हैं और जहाँ पे भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उसके टॉपिक के साइड में लिखा हुआ है कौन से ईयर में ये पीवाईक्यू आया हुआ है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, their bottle of honey, books, etc. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. ये conversation है जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको समझने का ट्राई करिएगा। What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. Water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have some utility. Utility or usability is what makes an object or a substance a resource. तो क्या बोलना चाह रहा है, यदि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी है या यूजेबिलिटी है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो. Amma told that children that things become resources only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value. तो बोल रहा है कि यूजेबिलिटी है मतलब उस चीज़ की कुछ वैल्यू है, किसी भी टर्म्स में हो, मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी हो, बट उस चीज़ की एक वैल्यू है। वैल्यू मीन्स वर्थ. Some resources have economic value and some do not. For example, metals have an economic value. A beautiful landscape may not. But both are important and satisfy human needs. तो वही बोलना चाह रहे हैं कि देखो जब हम एनवायरमेंट के पास जाते हैं, जैसे हमारे घर के आसपास एक पेड़ लगा है, तो हो सकता है उस पेड़ की इकोनॉमिक वैल्यू हम ना समझ पा रहे हो
या हमको ये ना दिख रहा हो कि ये पेड़ 1 लाख रुपए का है या इतने का है, लेकिन जैसे हम कुछ मेटल खरीदते हैं, हमने मान लो सोना खरीदा, तो उसको हमको समझ आता है ना, उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू इतने ग्राम पर तो इतने रुपीस पर तोला है, ये सब समझ आता है। लेकिन दोनों रिसोर्सेज है, चाहे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो चाहे ना हो। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. तो अब यहाँ पे ग्लॉसरी में आओ, पेटेंट वर्ड समझाया गया है कि पेटेंट क्या होता है। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। तो इन पेटेंट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट, मतलब सिर्फ जिसने करवाया है पेटेंट उसका ही राइट है। एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। फिर टेक्नोलॉजी बताया गया कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast-flowing water into an important resource. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। नेचुरल रिसोर्स, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technologies may be needed to use a natural resource in the best possible way. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. अब क्या बोल रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनको हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज़ के हिसाब से, दूसरा है ओरिजिन के हिसाब से, तीसरा है स्टॉक के हिसाब से, और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब हम आते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, resources can be classified into two groups, actual resources और potential resources. तो अब actual resources क्या होते हैं? Actual resources are those resources whose quantity is known. These resources are being used in the present. मतलब actual मतलब जो अभी present में वो resource के जैसे act कर रहे हैं, वो होते हैं actual resources. These resources are being used in the present. The rich deposits of coal in rural region of Germany. कौन सा example दे रहा है? The rich deposits of coal in the rural region of Germany and the petroleum in West Asia, the dark soils of Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. अब potential resources क्या होते हैं? Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. मतलब वो resource तो है, मतलब future में resource हो सकते हैं, but अभी उनका exact quantity नहीं पता और अभी वो use भी नहीं हो रहे हैं. These resources could be used in the future. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that can be used in future. High-speed winds were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resource. The wind farm gates generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in Nagarcoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. अब second division है on the basis of origin. Resources can be biotic और abiotic. ये हमने पहले भी देखा हुआ है, biotic और abiotic कौन कौन से होते हैं। तो abiotic resources are non-living while biotic resources are living. Soils, rocks and minerals are abiotic, but plants and animals are biotic resources. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब natural resources को एक और तरीके से किया जा सकता है classify, renewable और non-renewable के हिसाब से. तो renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of these renewable energy like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be unlimited renewable resource, but shortage and drying up of a natural water resources is a major problem in many parts of the world today.
तो बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं बार बार, लेकिन उसमें भी ना दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो खत्म नहीं होंगे और कुछ होते हैं जो खत्म हो जाएंगे। जैसे पानी, पानी यदि हम रेकलेस यूज करेंगे तो वो कम होता जाएगा ना। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टॉक ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वही स्टॉक को समझाया गया है कि स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। स्टॉक क्या है कि जो चीज़ हमको यूज के लिए अवेलेबल है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मतलब कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। उनका लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड। Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gases are some examples. मतलब ये बोल रहा है कि लिमिटेड स्टॉक है और यदि ये खत्म हो गए तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेगा रीन्यू होने में या रिप्लेनिश होने में। क्योंकि ये टाइम स्केल ज़्यादा है इसलिए हम इनको मान लेते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है। On the basis of distribution of resources, on the basis of their distribution, resources can also be classified as ubiquitous or localized. Resources that are found everywhere like the air we breathe are ubiquitous. मतलब जो resources हर जगह मिलेंगे उनको बोलेंगे हम ubiquitous. But those that are found only in certain places are called localized like copper and iron ore. अब ये जो डिस्टिंग्विश है ना, डिफरेंशिएशन है ना, ये पूछा गया है उत्तराखंड PCS में 2003 में और 2007 में। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर नेचुरल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are also known as human made resources. Technology is an important human made resource. So people like us use natural resources to make human made resources. Obviously it's true. अब human resource क्या होता है? Human resource बहुत important topic है. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. ये important है ना, मतलब इंसान खुद में भी एक रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है यहाँ पे डू यू नो में देखिए, refers to the number or quantity and abilities mental and physical of the people. Though there are differing views regarding the treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of human that help transforming the physical material into the valuable resource. Important है ये, ठीक है। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज, ये देखो ये कंजर्विंग रिसोर्सेज में बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे रेकलेस यूज करते हैं और उनको कंजर्व करना क्यों जरूरी है। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. अब वो बता रही है कि कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is known as sustainable development. मतलब अभी हमको यूज भी करना है प्लस हमको फ्यूचर के लिए सेव भी करना है. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. अभी छोटा सा कन्वर्सेशन एंड किया, ये कोई मतलब का नहीं है. अब आ जाओ साइड में ग्लॉसरी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो डेफिनेशन है ना ये रट लेनी चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज. अभी जो रिसोर्सेज है उनको हमको इतने अच्छे से यूज़ करना है कि अभी के रिक्वायरमेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाए लेकिन वो फ्यूचर के लिए बच भी जाए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ. द फ्यूचर ऑफ अवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद अवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट द नेचर प्रोवाइड्स.
Therefore, it is our duty to ensure that all the uses of natural resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environmental system is minimized. लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to care for their own environment. और इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर दैट इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8th NCERT कवर हुआ. आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये लेक्चर. अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो हम इन सब टॉपिक के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे लैंड का ख़राब यूज़ करते हैं या अच्छा यूज़ करते हैं. फिर हम उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं लैंड को. उसके बाद हम देखेंगे कि लैंड स्लाइड्स क्या होती है और एक केस स्टडी दी हुई है वो हम देखेंगे. फिर हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, वेदरिंग क्या होती है, सॉइल बनती कैसे है और सॉइल बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर डिग्रेडेशन कैसे होता है सॉइल का और हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं सॉइल को. उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में. वाटर के बारे में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की और उसको वाटर रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं. वैसे ही है नेक्स्ट हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पहले भी पढ़ चुका है नेचुरल वेजिटेशन वगैरह के बारे में, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है. फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, किस एरिया में कैसे वाले वेजिटेशन है. फिर हम देखेंगे कि कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन का, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका हम खराब यूज़ कैसे करते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि हम उन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डू यू नो में साइट्स के बारे में. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साइट्स एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है और वो क्यों बनाया गया था. चलो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. फर्स्ट पेज में आ जाते हैं इस चैप्टर के. तो चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो ये रीडिंग स्टार्टिंग में जो दी हुई है ना, ये कन्वर्सेशन है, ये कोई ज़्यादा काम का नहीं है. हम स्टार्ट करेंगे लैंड वाले टॉपिक से. तो लैंड इज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल 30% of the total earth surface and all parts of this small percentage are not habitable. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 30% of the total area है ना जो अर्थ सरफेस का, वो लैंड है, लेकिन ओनली बट एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज, मतलब ये जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ लैंड है ना, ऐसा नहीं कि उसका पूरा एरिया हैबिटेबल है, उसका कुछ स्मॉल एरिया ही हैबिटेबल है. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. तो जो uneven distribution है ना, ये क्यों है? Due to varied conditions of land and climate. The rugged topography, the steep slopes of mountains, low-lying areas susceptible to water logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence these are densely populated areas of the world. तो बोल रहा है फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, जो प्लेन एरिया होता है, ये सब एरिया ज़्यादा फेवरेबल होता है. अब यहाँ पे देखो डू यू नो में क्या लिखा हुआ है. 90% of the world's population occupies only 30% of the land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. मतलब ये ना एक तरीके से कंट्रास्ट बता रहा है या वो कंपेयर कर रहा है कि कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं. उसके बाद आते हैं हम लैंड यूज़. लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. Can you list out the different ways in which Manama's and Peter's family use their land? The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Land use can also be classified on the basis of ownership. तो कैसे classify कर सकते हैं? Private land and community land. Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, or medicinal herbs.
These community lands are also called common property resources. तो community lands होते हैं उनको हम common property resources भी बोलते हैं. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to environment because of the expansion of agriculture and construction activities. तो थ्रेट्स बता रहे हैं कि क्या क्या थ्रेट्स है लैंड के. अब हम उनको कंजर्व कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कैसे होगा. Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. अब कैसे चेक करेंगे हम डिग्रेडेशन के रेट को. एफॉरेस्टेशन से, लैंड रिक्लेमेशन से, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड से, fertilizer and checks on overgrazing are some of the important methods used to conserve land resources. अब यहाँ पे ना एक केस स्टडी दी हुई है लैंडस्लाइड की, ये पढ़ लेते हैं हम. इससे एक्चुअली क्या हमको ओवरव्यू मिलता है कि लैंडस्लाइड क्या होती है और लैंडस्लाइड के क्या क्या डैमेजेस हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं. Landslides are simply defined as mass movement of rock, debris or the earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquake, floods and volcanoes. ये कैसे होता है? Generally in conjunction with जब earthquake आता है, flood आता है या volcano आता है. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. अभी केस स्टडी देखते हैं. A massive landslide hit Pangi village near Rekong PO in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet Road, National Highway 22. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. अब ऐसे केसेस में मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या हो जाते हैं. Advancement in scientific techniques has empowered us to withstand that factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. Hazard mapping to locate areas prone to landslides. Hence, such areas can be avoided for building settlements. Construction of retention wall to stop land from slipping. Increase in the vegetation cover to arrest landslide. The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि लैंड क्या है, लैंड को हम डैमेज कैसे पहुंचाते हैं और लैंड को हमको कंजर्व कैसे करना चाहिए. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे, दैट इज सॉइल. तो सॉइल में हमको पढ़ना है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. तो सॉइल क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, जो नॉर्मली मतलब जो मिट्टी हमको दिखती है, दैट इज सॉइल. इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. अब देखते हैं ग्लॉसरी. वेदरिंग क्या होती है? द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी. तो जो रॉक एक्सपोज्ड रॉक्स है उनके ब्रेकिंग अप एंड डीके को बोलते हैं हम वेदरिंग. अब यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देखिए. ये बिहार पीसीएस 2003 में, उत्तराखंड पीसीएस 2002 में और 2006 में पूछा जा चुका है. सबसे पहले नीचे से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक, फिर ऊपर होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, फिर होता है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसके ऊपर होता है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन और उसी के ऊपर उगते हैं प्लांट्स. डू यू नो में देखिए लिखा हुआ है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. तो बहुत साल लग जाते हैं जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. Other factors are topography, role of organic matter, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place.
अभी जो डायग्राम है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है। तो पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, टाइम है, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और रिलीफ है। तो एक एक में देखो क्या क्या आता है। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी। क्लाइमेट क्या क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। फिर टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। और रिलीफ क्या करता है? एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पे कवर हुआ। अब देखते हैं हम कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, कि हम पहले कैसे डिग्रेड करते हैं और उसको फिर हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides, and floods. Some methods of soil conservation are listed below. Mulching. तो कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहला है mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. तो जो खाली ग्राउंड है उसको ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. फिर कंटूर बैरियर्स. स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. फिर आता है रॉक डैम. रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस. फिर होता है टेरेस फार्मिंग. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, डायग्राम्स बने हुए हैं, वो भी आप देखिएगा. अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. अब इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड रेन वॉश. कंटूर प्लगिंग क्या होती है? प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर. जैसे जो हिल स्लोप्स का कंटूर है उसके पैरेलल जब हम वो करेंगे, स्लोप पैरेलल प्लगिंग करेंगे तो दिस फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर. अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स स्लो रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. अब हम आते हैं, हमने लैंड देख लिया, हमने सॉइल देख लिया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, दैट इज वाटर. वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स. 3/4 of Earth's surface is covered with water. It is therefore approximately called water planet. ये हमने देख चुका है. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Freshwater accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. अब यहाँ पे do you know में देखिए, in 1975 the consumption of water for human use was 3850 cubic kilometer per year. It soared to more than 6,000 cubic kilometer per year in the year 2000. Okay, तो मतलब ये कंपैरिजन बता रहा है कि कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कितना था और कितना कैसे चेंज हुआ. फ्रेश वाटर, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं. फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. Its total value remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in the constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again, through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, is referred to as water cycle. तो water कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है वो बताया है और वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब डू यू नो में देखिए, बोल रहा है कि ड्रिपिंग वाटर टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर. तो कितना पानी हम वेस्ट करते हैं? थोड़ा बहुत पानी भी टपकते रहता है नल से. तो humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the processes of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dam are other uses.
Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization, and rising standards of living are the major factors leading to shortage in the supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. Problems of water availability. There is scarcity of water in some regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and the entire Australia are facing shortages in fresh water supply. Countries located in the climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in the seasonal or annual precipitation, और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो क्या बोल रहा है कि जो स्कैरसिटी है ना, या तो हो सकती है सीजनल और एनुअल प्रिसिपिटेशन में वेरिएशन के कारण, या तो हो सकती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन या कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के कारण. ये सही बात है. अब डू यू नो में आओ यहाँ पे. हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? Amreli city in Saurashtra region with a population of about 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas. तो अमरेली है ना जो सौराष्ट्र में, वो अगल बगल के तालुका से पानी खरीदती है. अब conservation of water resources. Access to clean and adequate water resource is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals, and pesticides. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation covers slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these modes of irrigation. अब यहाँ पे आते हैं, डू यू नो में पढ़ते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में. ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको जानना जरूरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है. इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. On an average, one spill of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. तो 1-2 घंटे के लिए यदि बारिश होती है तो ये सफिशिएंट है 8,000 लीटर्स ऑफ पानी को सेव करने के लिए. अब हम आ जाते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्योर. नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना. अब यहाँ पे जो कन्वर्सेशन दिया हुआ है, पहले कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं, इससे एक्चुअली ना बाकी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए हम ये वाले कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे. Some school students were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see these baskets, lampshades, and chairs? They are made up of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid areas of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere, and atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, living things are interrelated and interdependent on each other for survival. This life-supporting system is known as ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, provide oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nut, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. These are innumerable uses of plants and you can add some more. अब do you know, देखो पहले यहाँ पे vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac. तो क्या होता है जब हम लाइवस्टॉक को डाइक्लोफेनिक से ट्रीट करते थे ना, और वल्चर्स उन्हीं लाइवस्टॉक को खाते हैं मरने के बाद. अ पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन और इब्यूप्रोफेन.
तो क्या होता था, वल्चर्स मर जाते थे. Efforts are on the ban to ban the drug for livestock use and breed vultures in the captivity. Wildlife includes animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides, and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser for environment. अब vulture को क्या बोलते हैं हम? It is a cleanser for environment. Environment को clean करता है. So animals, big or small, all are integral to maintaining the balance in the ecosystem. Up distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forests, grasslands, shrubs and tundra. देखो हम ये पढ़ चुके हैं तो मैं directly reading लगा रही हूँ इस चीज की. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short stunted trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. Thorny shrubs and scrubs grow in the dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce the loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar regions comprise of mosses and lichens. Forests may broadly be classified into evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. Evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. Both types of forests are further classified as tropical or temperate based on the location in different latitudes. You have learned in detail about these forest types, their distribution and associated animal life in the previous class. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forests have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? Conservation of natural vegetation and wildlife. Forests are our wealth. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami, and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concerns is the poaching, which result in the sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. अब हम कैसे बड़ा कंजर्व करते हैं या कर सकते हैं? National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to conserve the precious resource from depletion. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. Due to indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. Awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged. कौन सा? Social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks is illegal. An international convention CITES has been established that lists the several species of animals and birds in which trades are prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. अब यहाँ पे देखो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क होता है a national natural area designated to protect the ecological integrity
of one or more ecosystem of for the present and the future generation. तो नेशनल पार्क क्या होता है? एक नेचुरल एरिया है जिसको प्रोटेक्शन के लिए डेजिग्नेट किया गया है टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन. वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखते हैं. सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क. प्रोटेक्टेड एरिया का एक चेन है जो लिंक्ड है ग्लोबल नेटवर्क से, इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. अब हमने ना लास्ट पैराग्राफ में साइट्स के बारे में पढ़ा था कि साइट्स कंजर्वेशन के लिए है जिससे कि इलीगल ट्रेड नहीं हो सकता स्पीसीज में. तो हम ये देखते हैं कि साइट्स है क्या बेसिकली. साइट्स है, साइट्स का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. एक बार फिर से साइट्स का फुल फॉर्म देखिए, इससे पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा. द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड fauna and flora is an international agreement between the governments. तो किसके बीच में एक एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट between the governments. It aims to ensure that international trade in species of wild animals and plants does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some of the examples. तो बेसिकली इसमें बताया कि साइट्स क्या है, एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड में वाइल्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए. इससे क्या होगा कि इलीगल ट्रेड नहीं हो सकता वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए. तो इस तरीके से हमने अपना ये वाला चैप्टर कवर किया और यहाँ पे हमने PYQs भी देखे जो PYQs में आए हुए थे इस चैप्टर में. और बेसिकली ये चैप्टर ना हमारे अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा था कि हमको हमारे लिए कौन कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं और हमें किस रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ आई होगी और इस चैप्टर को आप काफ़ी अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे जाके ये जो कन्वेंशंस वाला पार्ट है ना ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ज्योग्राफी क्लास 7th की NCERT का नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सभी को.